आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको दयालबाग की एक और कहानी बताना चाहता हूँ और वो कहानी है दयालबाग को कैसे परेशान किया जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए और उसको बदनाम किया जाए और उसके हर काम को उछाला जाए और उछाल करके पब्लिक के बीच में ये कहा जाए कि देखिए दयालबाग कितना गलत काम कर रहा है, पब्लिक विरोधी काम करता है। लेकिन इस तरह के लोगों को मात देने के लिए अदालतें बनी हुई हैं, अदालतें अपना काम करती हैं और वो ऐसे लोगों को बेनकाब करती हैं। ऐसा ही एक मामला मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा और एक अदालत का आर्डर है और ये आर्डर मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ। ये आदेश है एक सेकंड में आपको जरा आदेश की कॉपी पढ़ के देखूँ जरा कब तक 12/9/2019। ये आदेश है, देखिए एनजीटी का ग्रीन ट्रिब्यूनल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश है 31/10/2019। ये आर्डर मैंने इसलिए दिखाया है कि इस दिन ग्रीन ट्रिब्यूनल मीन्स कहने का अर्थ एनजीटी ने यह आदेश देकर दयालबाग को पूरी तरह से नियम और कानून का पालन करने वाला बताया। वहीं जिस व्यक्ति ने ये याचिका एनजीटी में दाखिल की थी उसे बेनकाब किया था और उसकी याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका थी दयालबाग क्षेत्र के ही एक व्यक्ति उदयवीर सिंह की, चौधरी उदयवीर सिंह। एक बार और नाम लेता हूँ, चौधरी उदयवीर सिंह। उसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में एक याचिका फाइल की और उसमें कहा गया कि दयालबाग यमुना नदी से अवैध रूप से पानी अपनी नहर में लेता है। ये याचिका दाखिल हुई थी जून 2019 में, जिसका नंबर था OA ओरिजिनल ऑफ एप्लीकेशन /521/2019। इस याचिका में उदयवीर सिंह ने कहा था कि दयालबाग अवैध रूप से पानी उठाता है और उसको रोका जाए। बहुत सारी बातें कही, याचिका कोई छोटी नहीं होती, उसमें तमाम आरोप लगाए जाते हैं। इस याचिका की सुनवाई हुई 1 जुलाई 2019 में, जिनको 4 जजों की एक बेंच ने चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता में इस पर सुनवाई हुई। और सुनवाई में, पहली सुनवाई में जो बात कही गई उसमें यह कहा गया कि याचिकाकर्ता ने नहर के कुछ फोटो दाखिल किए हैं जिसमें पानी लेने की बात कही गई है और कहा गया है कि दयालबाग अवैध तरीके से यमुना नदी से पानी उठा करके इस नहर में लेता है, जिससे आगरा की जनता प्रभावित हो रही है। दयालबाग के आगरा की जनता से मीन्स उसका 4-5 गाँवों से था, उन 4-5 गाँवों की जनता प्रभावित हो रही है। खैर, एनजीटी ने 1 जुलाई को ही आदेश दिया कि हम याचिकाकर्ता की याचिका पर सारे तथ्य, मौके पर क्या स्थितियां हैं उसको देख करके ही कोई फैसला करेंगे और इसके लिए उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हम आदेश देते हैं कि वो मौके पर जाकर निरीक्षण करें और सारी रिपोर्ट हमको 1 महीने के भीतर हमारे कार्यालय में, मतलब अदालत में सबमिट करें। फिर क्या था भाई,
एनजीटी का आदेश हुआ यूपी सरकार के लिए। यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने आगरा के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो आगरा में भी दफ्तर है बहुत बड़ा, उसको रेफर किया और वहाँ से फिर शुरुआत हुई निरीक्षण। इसका निरीक्षण हुआ हाँ, इसमें 1 महीना पूरा हो गया। 13/9/2019 को सुनवाई होनी थी, लेकिन उस सुनवाई में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 10/9/2019 को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची और उसने जो आरोपी राधा स्वामी सत्संग सभा थी, उसके अधिकृत पदाधिकारी सेक्रेटरी साहब होते हैं, उसके पदाधिकारी उस समय सेक्रेटरी जीबी सत्संगी थे, तो उनको बुलवाया मौके पर सारे डॉक्यूमेंट लेकर। निरीक्षण हुआ। उसमें जब पूरी जांच पड़ताल शुरू की गई तो उसमें सारे जो तथ्य निकल कर आए और जो जांच रिपोर्ट पूरी होने के बाद सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट जो तैयार की थी, उसका मैं हवाला आपको सीधे सीधे देता हूँ। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में जो तैयार की थी, उसमें क्या कहा था। उसमें पहला पॉइंट ये था कि नहर का पुराना चैनल है, नहर कोई नई नहीं बनी है। नहर 1936 में बनी थी, जो राधा स्वामी सत्संग सभा के खेतों के लिए पानी उठाने के लिए, यमुना से पानी उठाने के लिए बनाई गई थी। और यह नहर, एक बात और, राधा स्वामी सत्संग सभा ने किसी दूसरे के खेतों में नहीं, अपने प्रेमिसेस में, अपने खेतों में बनाकर तैयार की थी। इस पर 2 पंप लगे हुए हैं। एक पंप स्टैंड बाई काम करता है, यदि खराब हो जाता है तो दूसरा पंप चालू किया जा सकता है। ये 2 पंप 55 हॉर्स पावर के कनेक्शन लेकर के चलते हैं। तो उसके बाद फिर यह था कि जहाँ ये पंप लगे हुए हैं वहाँ से 17 फुट लंबी, 1700 फुट लंबी एक पाइपलाइन डाली गई है यमुना तक, और वहाँ पर पाइपलाइन का डाया है 10 इंच चौड़ी पाइपलाइन, जो इन पंप के जरिए पानी नहर में देती है और उस पानी से खेतों की सिंचाई होती है। राधा स्वामी सत्संग सभा और सचिव सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के बीच में एक समझौता हुआ था 1936 में। उसमें यह कहा गया था कि राधा स्वामी सत्संग सभा 5 क्यूसेक पानी प्रतिदिन के हिसाब से यमुना नदी से उठा सकती है, ले सकती है सिंचाई के लिए। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ये जो लगा हुआ है यमुना नदी का, जो राधा स्वामी सत्संग सभा का जो यमुना नदी पर पंप लगा हुआ है, यह जल संस्थान, जो आगरा का जल संस्थान है, उससे अप स्ट्रीम में है और वहां पर बिजली के कनेक्शन है 75 kV और वहाँ एक जनरेटर भी है, जिसके जरिए मान लो लाइट चली जाती है तो जनरेटर के थ्रू पानी उठाया जा सकता है। दूसरी बात यह थी कि एक समझौते में यह भी कहा गया था कि अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों में पानी नहीं उठाया जाएगा। तो जब ये निरीक्षण किया गया अक्टूबर में, तब वहाँ पंप से पानी उठाने का कार्य चल रहा था, क्योंकि वहाँ ना तो अप्रैल, मई, जून का महीना था और उस दौर में उसको खुली छूट थी पानी उठाने की। उसके बाद ये बात तो उन्होंने, जीबी सत्संगी ने पूरे तथ्यों के साथ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने रखी। उसके बाद उन्होंने अगली कड़ी में जगनपुर गांव, जो जगनपुर मौजा है, उसमें सीवेज ट्रीटमेंट एक प्लांट स्थापित किया गया था, जिसके लिए उन्होंने जमीन दी थी ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए। और उस जमीन पर सरकार ने अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया और इस ट्रीटमेंट प्लांट में, जो इस समय नगला बूढ़ी का ट्रीटमेंट प्लांट है, वहाँ से पानी वहाँ जाता है
दयालबाग जगनपुर सीवेज पंपिंग साइट के लिए, और पंपिंग साइट के जरिए वहाँ से फिर दयालबाग की नहर में पानी दिया जाता है। तो उसमें 14 MLD पानी की क्षमता वाला प्लांट है वहाँ पे जगनपुर में, और वो पूरा का पूरा पानी उस समय दयालबाग ले रहा था। यह समझौता नगर निगम के साथ 18 मई 2005 को राधा स्वामी सत्संग सभा के बीच हुआ था। दयालबाग ने अपनी सस्ती ज़मीन दी थी, और उस सस्ती ज़मीन पर उस समय शायद 5 लाख टोकन मनी लिया था मात्र, और सीवेज का जो पानी है वो फ्री में दयालबाग के खेतों की सिंचाई के लिए देने का समझौता हुआ। बाद में समझौते में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ, तो उन्होंने 14 MLD की जगह 16 MLD पानी देने की बात कही। रिपोर्ट में कहा गया कि जो जमीन दी गई है उसका रकबा था 2.43 हेक्टेयर। इतनी जमीन दयालबाग ने निःशुल्क दी थी 5 लाख टोकन मनी लेकर के। 5 लाख की जगह मैं गलत बोल गया, 7 लाख रुपया लिया था टोकन मनी के रूप में, और 16 MLD पानी देने का वादा किया था। एक समझौता है लिखित में, वो वादा भी क्या है दोनों तरफ से वो अभी दाखिल हुआ है। सभा ने उस समय ये कहा था कि हमारे पास टोटल 15 एकड़ जमीन है, 1500 एकड़ सब, जिसमें से हम 1200 एकड़ पर खेती करते हैं, बाकी हमारी रिहायशी और यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह का काम चलता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हमें पानी नदी से मिलता है, सीवेज से मिलता है, उसके एवज में हम पूरे दयालबाग में या हमारे कुछ और भी जगह हैं उन पर हमने हार्वेस्टिंग पॉइंट बना रखे हैं, और उनकी संख्या करीब 40 से भी ऊपर है। इनके जरिए जो बरसात का पानी है हम नीचे रिचार्ज कराते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जनसंख्या कोई ज़्यादा भारी नहीं है, 2800 लोगों की जनसंख्या है। हमारे 5 बिजली के कनेक्शन खेतों पर भी ट्यूबवेल लगाने के लिए है, और रिहायशी इलाके में भी 5 ट्यूबवेल के कनेक्शन हैं। और एक बात और सामने आई कि हम 4 लाख लीटर पानी प्रतिदिन पीने के लिए दयालबाग की जनता के यूज के लिए 4 लाख लीटर पानी जल निगम से रोजाना लेते हैं। ऐसा भी हमारा एक समझौता है। उन्होंने कहा कि अपने बयान में कि यहाँ के जो 4-5 गांवों का याचिका में हवाला दिया गया है, वो 4-5 गांव कहीं से भी उन्हें सरकारी पानी या जल निगम का पानी लेने का कोई प्रावधान नहीं है। वो सब जमीन यहीं की ज़मीन से पानी लेते हैं, ट्यूबवेलों के जरिए, नल के जरिए, और दूसरी टाइप की जो बोरिंग होती हैं उनके जरिए यूज करते हैं। वो कोई सरकारी पानी कोई कहीं से यूज नहीं करते। इस बीच एक चीज़ और सामने आई, उन्होंने यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने केंद्रीय जल आयोग मीन्स नदी आयोग से और एक और डिपार्टमेंट है उससे दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा, और उसमें कहा गया कि इस समय हमने जो अपना डाटा दिया है 1 साल का, कितना पानी हम लेते हैं, क्या वो भी मैं आगे पेश करूँगा। तो उन्होंने कहा कि इस नदी में फ्लो क्या होता है 1 साल में, तो उन्होंने अपना डाटा दिया। तो उसमें कहा गया कि अगस्त 2018 से अगस्त 2019 तक का जो डेटा है उसमें कम से कम 945 क्यूसेक और ज़्यादा से ज़्यादा 20,501 क्यूसेक पानी का फ्लो यमुना में चलता है। जबकि दयालबाग ने अपना जो पैरामीटर है और रोज़ाना उसकी लॉग बुक बनती है पानी उठाने की, कितना पानी कहाँ गया, उसका 1-1 पैसे का हिसाब रहता है।
तो उन्होंने कहा कि हमने भी जुलाई 2018 से लेकर के अगस्त 2019 तक की पूरी लॉगबुक सीपीसीबी ने कहा कि लॉगबुक दयालबाग ने पेश की है, उसमें 1.66 क्यूसेक पानी और ज़्यादा से ज़्यादा 3.55 क्यूसेक पानी हम यमुना से उठा पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दयालबाग जितना पानी उठाता है 1.66 और 3.55 ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि नदी का फ्लो है 945 और ज़्यादा से ज़्यादा 20,501। इस छोटी सी जो पानी उठाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा पर्यावरण? खैर वो एक अलग बात है। इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, इसके लिए नमामि गंगे और CWC केंद्रीय जल आयोग इस बात की जांच कर सकते हैं कि दयालबाग द्वारा जो पानी उठाया जाता है उस पानी से यमुना के पर्यावरण को, उसकी वनस्पति को क्या फर्क पड़ता है। इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपनी कोई टिप्पणी नहीं करती। ये सारी रिपोर्ट जब एनजीटी में दाखिल की गई तो एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ने हवा में तीर चलाकर इस तरह की बात कही है, लिहाजा उनकी ये याचिका खारिज की जाती है। और दयालबाग के लिए उन्होंने लिखा कि दयालबाग सारे नियम कानून और जितने भी कायदे होते हैं, जितनी भी बातें होती हैं जिनसे पब्लिक का नुकसान होता है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर वो कानूनी रूप से वो अपनी जगह सही है और उसने अपने इसके लिए सारे दस्तावेज रिपोर्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पेश किए हैं। लिहाजा उनको इस मामले में दोषी नहीं पाया जाता, इसलिए ये आज का निरस्त किया। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, आप इस मेरी रिपोर्ट को, दयालबाग को बदनाम करने वाली जो ये कहानी है, इसको आम जनता तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए मेरे को मनोबल बढ़े और लोगों को इस तरह की अच्छी और सच्ची कहानियाँ सुनने को। थैंक यू वेरी मच।